तो चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार दोस्तों किस किन भागों में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हम इसका भाग है। इसका हाड़ौती के पठार का ही नाम है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं वो इससे पहले हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं, वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। वर्गीकरण दोस्तों हाड़ौती के पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का दो भागों में किया गया है, विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। विंध्य कगार क्षेत्र के अंदर दोस्तों अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद उच्च भूमि, और दक्कन का पठार है झालावाड़ का पठार और गंगधर प्रदेश। दोस्तों चिंता मत कीजिए, आगे चर्चा करेंगे हम, फुल बेसिक दोस्तों चर्चा करेंगे। विंध्य कगार क्षेत्र अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र दोस्तों ये हो गया आपका, और दक्कन का पठार झालावाड़ का पठार गंगधर प्रदेश। तो विंध्य कगार क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, आप सबसे पहले आप बताइए। ये विंध्य कगार क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है, जिससे कुल आपका मिलता वो जो आपका झालावाड़ का क्षेत्र है, कोटा का क्षेत्र है, ये मिलता है दोस्तों इस क्षेत्र से। ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ियां इस प्रकार की है। ये मध्य प्रदेश से चलकर झारखंड तक जाती है आपकी उत्तरी भारत में, यहाँ उत्तरी भारत रह गया, दक्षिणी भारत यहाँ पर। ठीक है, ये देख सकते हो आप विंध्य कगार क्षेत्र। चंबल नदी यह होगी आपकी, बनास नदी आपका यहाँ हो गया। बनास नदी का जहाँ पर उद्गम हो, यहाँ बनास नदी और चंबल नदी तीनों नदी मिलती है आपस में, दोनों, एक बनास नदी हो गई और एक चंबल नदी, ये दोनों नदियाँ जहाँ पर अपना स्थान दोनों में पानी मिलता है आपस में, वहाँ पर रामेश्वर जो रामेश्वर स्वयं माधोपुर के अंदर है, वहाँ पर बनास नदी का मुहाना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विंध्य कगार क्षेत्र है जो कोटा और बारां के अंदर है, जो बलुआ पत्थर वहाँ पर निर्मित है। ये विंध्य कगार क्षेत्र दोस्तों, जो चंबल नदी निकलती है ना राजस्थान से, इसका जो पूर्वी भाग है उसे विंध्य कगार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जो चंबल नदी के पूर्वी क्षेत्र है उसको पूरा का पूरा विंध्य कगार क्षेत्र है। एक बार आप जूम आउट के तहत देख सकते, जूम कर देता हूँ एक बार, थोड़ा सा आप देखिए, ये देख सकते हो आप विंध्य कगार क्षेत्र दोस्तों, ये पूरा का चंबल नदी का पूर्वी क्षेत्र है, पूर्णतः वो सारा का सारा दोस्तों आपका आ जाएगा विंध्य कगार क्षेत्र। ठीक है, चलिए जूम कम करता हूँ एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं। विंध्य कगार क्षेत्र बनास नदी के मुहाने से चंबल नदी के मध्य स्थित बलुआ पत्थर निर्मित चट्टानी प्रदेश है। दोस्तों अब मैंने बताया था ना, बनास नदी के मुहाने से चंबल नदी के मध्य स्थित, बनास नदी का मुहाना कहाँ से, यहाँ, ये यहाँ वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये अपना पूरा का पूरा विंध्य कगार क्षेत्र है। कोटा बारां झालावाड़ दोस्तों, ये ऐसा दिखाई दे रहा है ना अभी मेरा दोस्तों, जो कर्सर जा रहा है आपकी, ये मेरा हाथ पैर रहा है ना, अभी देख लीजिए, कर्सर समझ लो या कुछ भी, ये देखो, ये देखो, ये पूरा विंध्य कगार क्षेत्र है। जो दोस्तों इसका भाग अलग अलग भागों में किस प्रकार किया गया है, एक मिनट पीछे वाला एक बार स्लाइड देख लेना। विंध्य कगार क्षेत्र को हमें तीन भागों में बांटा है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो हम दोस्तों इन पर चर्चा करेंगे, हमने ये पढ़ चुके हैं अलग अलग भागों में। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कौन सी है दोस्तों, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं जो बूंदी की पहाड़ियां हैं, कुंडला की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, ये सारी की सारी अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां हैं जो विंध्याचल भाग का क्षेत्र है, जो विंध्याचल भाग के अंदर आता है। अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां और मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये चारों के चारों। ये सर है कहां पर, हमें तो यह भी बता दो दोस्तों, पूरी चीज बताई जाएगी। ठीक है, अब देखिए मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर है, ये यहां पर रहेगी मुकुंदरा की पहाड़ियां। बूंदी की पहाड़ियां ये यहां पर रहेगी दोस्तों, इस प्रकार की बूंदी की पहाड़ियां हैं। आप थोड़ी सी दोस्तों अगर क्वालिटी कम आ रही है तो आप थोड़ी सी क्वालिटी अपने मोबाइल के जो 480 पर देख रहे हो 720 पे कर लो। ठीक है, और कुंडला की पहाड़ियां दोस्तों कहां पर रहेगी, कुंडला की पहाड़ियां ये यहां पर रह गई, और ये विंध्य कगार क्षेत्र पूरा हो गया। चलिए, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां में संकीर्ण मार्ग और दर्रा, ये कौन कौन से हैं अर्धचंद्राकार के पहाड़ियां दोस्तों। दर्रा क्या होता है दोस्तों, आप जानते हो क्या, अरे जानते हो क्या, जानते हो सब हो दोस्तों। बूंदी के अंदर कौन कौन से दर्रा है, हाड़ौती के पठार के अंदर दोस्तों जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां के मध्य आते हैं, बूंदी दर्रा, जेतवास दर्रा और रामगढ़ खटगढ़ दर्रा और लाखेरी दर्रा। कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों, बूंदी दर्रा है, जैतवास दर्रा है, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा है और लाखेरी दर्रा है।
ये सारे के सारे दर्रा है दोस्तों हाड़ौती के पठार के अंदर स्थित है। ये सर है कहाँ कहाँ पर दोस्तों, ये आप एक बार ये स्लाइड कौन शेड कर दी, नेक्स्ट एक बार देखने दो। चलिए आगे पीछे कर दिया पूरी टीम ने, 1 मिनट मुझे। डंगंगदर प्रदेश दोस्तों, ये अपने पीछे वाला मैप ऐड कर दिया। एक बार टेक्निकल टीम से मैं ऐड करवाता हूँ, 1 मिनट रुकना। तो वो तो पूरा हो चुका है दोस्तों आपका हाड़ौती का पठार, जितने भी टॉपिक थे आपके पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब पूर्वी मैदान की तरफ चलेंगे, उससे पहले क्लास का टाइम टेबल आपके स्क्रीन पर लाइव है, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको उठाता हूँ और पूर्वी मैदान की तरफ चलते हैं। पूर्वी मैदान का कौन कौन सा क्षेत्र है, सारी चर्चा करने वाले हैं एक बार। चलिए, पूर्वी मैदान हाड़ौती का पठार पूरा कंप्लीट हो चुका है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों थोड़ा सा बचा हुआ था, वो पूरा हो चुका है। ठीक है, चलिए, जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था वो। पूर्वी मैदानी भाग दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग के अंदर दोस्तों कौन कौन सा क्षेत्र आता है, देवत्य क्रम संरचना है दोस्तों, मैदान स्थलीय मंडल उच्चावत समुद्र तल से चेन्नई किसे लिया गया, हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा कर ली थी। जो प्राकृतिक जल संसाधन है दोस्तों, इसमें भी एक बार छोड़ो, इनको भी छोड़ दो। भारत के भौगोलिक प्रदेश में मध्य विशाल मैदान है दोस्तों, इसको भी छोड़ दो। एक बार चलो आगे। हाँ, पूर्वी मैदान की उत्पत्ति किससे होती है, चतुर्थक महाकल्प या नूतन महाकल्प या नियोजक महाकल्प एरा से। प्लीस्टोसीन काल के अंदर गंगा यमुना द्वारा लाए गए जलोढ़कों के निक्षेपण से। सर निक्षेपण क्या आता है, पूर्वी मैदान है ना दोस्तों, यह गंगा यमुना द्वारा लाए गए जलोढ़, यानी जलोढ़ को मिट्टी होती है ना, उसको लाए गए निक्षेपण से होती है। जो कब लाई गई थी, प्लीस्टोसीन काल। ये कब आया था, चतुर्थक महाकल्प या नूतन महाकल्प या नियोजक एरा के समय। ठीक है, उसके बाद पूर्वी मैदानी का विस्तार कितना, पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार कितना है, पूर्वी अपने मध्य के विशाल मैदान है दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल है 23.46%। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश। छोटा कौन सा, हाड़ौती का पठार वाला। जनसंख्या 39% या लगभग 40%। यह जयपुर भरतपुर 200 अलवर में है दोस्तों, ये सारी जनसंख्या जितनी है। घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा प्रदेश है दोस्तों, वह है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। आगे चर्चा करेंगे खुली अपने आराम से। पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता क्या क्या है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम है एल्पी सोल या दोमट मृदा, कंप मृदा भी इन्हें कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, सर्वाधिक कृषि की संभावना यहाँ पर रहती है, सर्वाधिक जन घनत्व है, खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। सर क्या, निर्धन दोस्तों, यहाँ पर किसी प्रकार के दोस्तों खनिज यहाँ पर नहीं पाए जाते। गहन कृषि की जाती है, 67% कुएं एवं नलकूपों पर यह आधारित क्षेत्र है। समझ में आ गया, कुछ घुस रहा है क्या दिमाग के, इतना ही घुसाना, हमें ज़्यादा नहीं घुसाना है, क्योंकि हमें दोस्तों को यह सारी थोड़ी तैयारी करनी है। हमें तो दोस्तों अपना एग्जाम की दृष्टि से आपकी सिलेबस पूरा हमारा चल रहा है। ठीक है, चलिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। चंबल बेसिन दोस्तों, उसका कितने भागों में किया था दोस्तों आपने, हाड़ौती के पठार, चंद्राकार पहाड़ियाँ अलग अलग वगैरह किया था। इसी प्रकार दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण है चंबल बेसिन, बनास, बाणगंगा बेसिन, महाई बेसिन, 3 भागों के अंदर वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहला है चंबल बेसिन। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र जो प्रमुख विशेष क्षेत्र है बीहड़, जो हमने कल वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, आप सभी को पता होना चाहिए। ये देखिए चंबल नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये अपना दोस्तों ये हो गया ना कोटा बूंदी झालावाड़, यह हो गया आपका चंबल बेसिन जो हाड़ौती का क्षेत्र। चलिए कौन कौन सा चंबल बेसिन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चंबल बेसिन क्षेत्र है अपना चित्तौड़गढ़, जो मध्य प्रदेश से दोस्तों ये नदी बढ़ती है चित्तौड़गढ़ के अंदर, कोटा बूंदी, जो सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और वापस जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ये हमने पढ़ा था दोस्तों। चंबल नदी की लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। बीहड़ क्षेत्र ये रहा, सवाईमाधोपुर करौली वाला, धौलपुर वाला, ये बीहड़ क्षेत्र है। चंबल नदी अवनलिका प्रदानी ये दोस्तों उबड़ खाबड़ से गुजरती है दोस्तों, यहाँ पर मिट्टी आती है चंबल नदी से दोस्तों, ये उबड़ खाबड़ स्थला करते हैं, इस प्रकार से गुजरती है। चंबल नदी द्वारा अवनलिका पर्दन से निर्मित उत्खात स्थला करती है, यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं दोस्तों। बीहड़ क्षेत्र कौन सा होगा, बीहड़ क्षेत्र आपने अभी बताया था ना, ये बीहड़ क्षेत्र, यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ डाकू, ये सारे बहुत ज़्यादा आदि जनजातियाँ और डाकू, चोरी होने का दोस्तों बेहद सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। इन जंगलों से दोस्तों कोई भी अगला व्यक्ति नहीं जा सकता दोस्तों बिना चोरी करवाए। ठीक है, ये बीहड़ क्षेत्र है।
सबसे ज़्यादा डाकू यहाँ पर निवास करते हैं। डांग प्रदेश है दोस्तों बियड में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र डांग, जहाँ दस्यु डाक निवास करते हैं। दोस्तों मैंने अभी बताया था ना, डाकू निवास करते हैं। यहाँ पर दस्यु नामक डाकू है ये दोस्तों, दस्यु नामक एक डाकू होते जाते हो जिसके अंदर दस्यु नामक, यानी डाकू, दस्यु डाकू को दोस्तों दस्यु के नाम से ही कहते हैं। यहाँ पर डाकू निवास करते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र डांग गंगदर प्रदेश में आ जाएगा? धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है। सर्वाधिक बीएड धौलपुर में है, सर्वाधिक बीएड का विस्तार सवाई माधोपुर है। बीएड की रानी है करौली। अगर आपसे पूछा जाता है बीएड की रानी कौन कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं? करौली को दोस्तों बीएड की रानी के नाम से ही जाना जाता है। चलिए आगे, डांग विकास कार्यक्रम दोस्तों, जो डाकू है यहाँ पर दोस्तों, इसको दोस्तों कुछ इसको अपने समाज के साथ जोड़ने का कार्य दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा जो रहते हैं दोस्तों, कौन से वो रहते हैं ना, नक्सलवादी जिस प्रकार, उनको दोस्तों इनमें जोड़ना, जो जन विशेषकर जा रहते हैं लोग दोस्तों, नाम भूल गया मैं, उनको जोड़ने का कार्य सरकार कर रही थी। 2004 के अंदर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया था। भरतपुर के 8 जिले, भरतपुर संभाग के 8 जिले, कुल 8 जिले थे। भरतपुर के 4, कोटा के 4, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 8 जिले थे। और 15 क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो केंद्र सरकार चलाया था, डांग क्षेत्र है राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी 8 जिले शामिल किए थे। ये सेम ही जिले, ये 1989 के अंदर चला था दोस्तों। ठीक है, चलिए अब सर यहाँ पर कौन कौन सी, ये बनास बाणगंगा बेसिन है दोस्तों, ये कहाँ से कौन सी दोस्तों आप देख सकते हो, चंबल नदी है दोस्तों, यहाँ कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, आपके सामने पूरा मैप, यह है बाणगंगा दोस्तों। और यह है अपनी चंबल नदी। चंबल नदी है वो खमनोर की पहाड़ी देवगढ़ से निकलती है, पीड़ माठ का मैदान से। ये पीड़ माठ का मैदान है, ये रोही का मैदान है, मालपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, जाजपुर खेरड़ प्रदेश ये रह चुका है आपका टोंक के अंदर, ये क्षेत्र है दोस्तों। इसमें ज़्यादा आप ध्यान मत लगाओ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। रोही का मैदान कहाँ पर दोस्तों? दोआब प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रोही का मैदान है जयपुर और भरतपुर के मध्य, जो बाणगंगा यमुना नदियों का दोस्तों निर्मित उपजाऊ जो मैदानी प्रदेश है उसे कहते हैं रोही का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान है, वह है बनास बाणगंगा दोआब प्रदेश, जो मालपुरा टोंक से करौली के मध्य का क्षेत्र है उसे मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। जो बनास और बाणगंगा नदियों के मैदान से बनी मिट्टियों के द्वारा वो मिट्टियाँ लाई गई है, उन्हें दोस्तों मालपुरा करौली मैदान के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पीड़ माठ का मैदान जो देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य है, जो बनास नदी के आसपास का क्षेत्र है उसे पीड़ माठ का मैदान कहते हैं दोस्तों। ये एग्जाम के अंदर आ जाता है क्वेश्चन की पीड़ माठ का मैदान कौन सा है, तो देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य कौन सी नदी? बनास नदी। खेराड़ प्रदेश, माल खेराड़ प्रदेश हो जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य का क्षेत्र, जो खेराड़ प्रदेश है जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक, जो बनास नदी का क्षेत्र है वो खेराड़ प्रदेश। यहाँ पर खेराड़ी बोली भी बोली जाती है, टोंक क्षेत्र भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर ये। चलिए, कांठल का मैदान प्रतापगढ़ माही नदी तटवर्ती मैदान है दोस्तों। कांठल का मैदान है प्रतापगढ़ के अंदर, माही नदी का जो तटवर्ती मैदान है उसे कांठल का मैदान कहते हैं। वागड़ प्रदेश दोस्तों अपना जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, माही नदी द्वारा विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, उन्हें दोस्तों वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कब होती है आप सभी को पता है दोस्तों। अपने आप जो पूर्वी मैदान है दोस्तों ये अपना पूरा हो चुका है, आपको एक बार में आपको चलिए पूर्वी मैदान दोस्तों ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अरावली पर्वतीय प्रदेश की तरफ आते हैं। मैं ज़्यादा तो बेसिक नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपका बेसिक जितना है वो ठीक है, उससे ज़्यादा बेसिक हम जो क्वेश्चन करेंगे ना उससे कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आप जितना थोड़ा सा बेसिक है, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश की हम शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार ढोल नगाड़ों के साथ। चलिए, उत्पत्ति कब होती है? 4.8 अरब वर्ष पूर्व। सर कब? 4.8 अरब वर्ष पूर्व होती है। कब? आद्य महाकल्प या एजोजैक एरा या प्री पैलियोजैक एरा में इसकी उत्पत्ति होती है, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। आद्य महाकल्प प्री कैम्ब्रियन काल गोंडवाना लैंड का भाग है। वलन की क्रिया यहाँ वलित पर्वतमाला स्थित है।
प्रायद्वीपीय भारतीय अरावली पर्वतमाला का ही ये भाग है दोस्तों। आद्य महाक्लब के अंदर प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर इसकी उत्पत्ति होती है गोंडवाना लैंड से, जो वलन की क्रिया से वलित पर्वतमाला स्थित है। इस चीज को भी याद रखना। अरावली पर्वतमाला का विस्तार भारत और राजस्थान में कहां तक है दोस्तों? इस बहुत बड़ा टॉपिक है अरावली पर्वतमाला, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। चलिए, भारत में विस्तार कहाँ है, राजस्थान में विस्तार कहाँ है दोस्तों? हम पहले भारत की चर्चा करेंगे। भारत के अंदर विस्तार है पालनपुर गुजरात से, पालनपुर गुजरात ये रह गया, इसमें पालनपुर है दोस्तों गुजरात के अंदर, यहाँ से दिल्ली तक दोस्तों, ये दिल्ली रह गया। रायसेना हिल्स दोस्तों, यहाँ पर अरावली को रायसेना हिल्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये इसकी लंबाई पूरे भारत के अंदर कितनी है दोस्तों? वह 692 किलोमीटर। इसमें किस किस राज्य से? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली, यानी 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 80% भाग है वो राजस्थान में स्थित है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है 580 किलोमीटर के आसपास की जो क्षेत्र है जो अपने राजस्थान के अंदर आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश का। चलिए, राजस्थान में अरावली का विस्तार 550 500 से नहीं, राजस्थान के अरावली का विस्तार दोस्तों कहाँ से? खेड़ब्रह्म सिरोही दोस्तों, खेड़ब्रह्म सिरोही यहाँ पर रह गया आपका सिरोही, यहाँ से यहाँ से दोस्तों विस्तार होता है दोस्तों खेड़ब्रह्म सिरोही से, यहाँ से और खेतड़ी झुंझुनू दोस्तों यहाँ तक, खेतड़ी झुंझुनू क्षेत्र 550 किलोमीटर दूरी है। सर्वाधिक विस्तार है जो उदयपुर के अंदर है दोस्तों, आप सभी को पता है उदयपुर ये रहा अपना, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर, और न्यूनतम विस्तार अजमेर है दोस्तों, ये अजमेर रह गया यहाँ पर, अजमेर यहाँ पर दोस्तों, मैं अलवर से चाह रहा हूँ, अजमेर में सबसे कम विस्तार है अरावली का। ठीक है, इतनी चीज़ें आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट जल्दी से। दोस्तों व्यूज अपने नहीं आ रहे हैं, आप शेयर नहीं करो इसका मतलब व्यूज नहीं आ रहे हैं, या कुछ हमारे में गलती है दोस्तों, हम बेसिक लेकर चल रहे हैं इसका मतलब हमारे में गलती है? बताओ तो सही। अक्षांश छोड़ो दोस्तों, कुछ नहीं, बस अक्षांशों में पड़ा। अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है दोस्तों? अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है वो आप सभी को पता होना चाहिए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? वह गुरु शिखर दोस्तों, वो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है गुरु शिखर दोस्तों, चोटी सबसे बड़ी चोटी गुरु शिखर है, वहां पर सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही के अंदर है। ठीक है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई तो दोस्तों अपने गुरु शिखर सिरोही के अंदर, और चौड़ाई है वो बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों, बांसवाड़ा। चलिए आगे चर्चा करेंगे। अरावली का क्षेत्रफल है 9.3%, जनसंख्या 10%। अरावली क्षेत्रफल में तीसरा स्थान है और जनसंख्या में तीसरा भी स्थान है, यहाँ पर तीसरा स्थान है जनसंख्या में, 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अरावली का मूल दोस्तों अरब सागर, वैसे तो दोस्तों अपने भारत के अंदर तो पालनपुर गुजरात से शुरू होती है, अगर इसका न्यूनतम मूल स्थान पूछे जाना तो अरब सागर से ये शुरुआत होती है और दिल्ली तक है। अरावली की आकृति किस प्रकार के दोस्तों? अरावली की आकृति है दोस्तों, अरावली का उत्तरी भाग है वह भेड़शिला झुंझुनू के पास वाला क्षेत्र ही है, ये तो भेड़शिला के समान है ये क्षेत्र, और ये सिरोही वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये अपना किस प्रकार का है? ये दोस्तों अरावली का दक्षिणी भाग जो पंजाकार है, और बीच का भाग है ये तंदुराकार है, तंदुरा वाद्य यंत्र के समान है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अरावली का विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है दोस्तों, ये एग्जाम में पिछले वीडियो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अरावली किस प्रकार की दोस्तों एक पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला है, जो समकालीन अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए पूर्वी तट के समान। वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली की पहाड़ियां दोस्तों इस प्रकार की पहाड़ियां हैं, और उत्पत्ति के समय 2800 मीटर थी। भारत के संदर्भ में दोस्तों अगर पूछा तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, जो अपने शिखर के अंदर है, सिरोही के अंदर स्थित है, और उस पर एक मंदिर भी बनाया हुआ, उसको 5 मीटर उसकी लंबाई अगर जोड़ ली जाए ना दोस्तों स्लाइड 2 नंबर कहाँ पर चली गई? 1 मिनट रुकना दोस्तों, 1 मिनट। चलिए,
अगर 5 मीटर मंदिर की ऊंचाई भी जोड़ ली जाए तो आपको दोस्तों उसका कितनी हो जाएगी, 1727 मीटर। पूर्वी घाट ये रहा, विंध्याचल क्षेत्र ये रहा, सतपुड़ा ये, अरावली यहाँ से और हिमालय यहाँ से। बस दोस्तों अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। सर क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है दोस्तों, अरावली को एकदम बीच से यहाँ से अगर इस साइड कटे ना तो अरावली का पश्चिमी भाग है, यहाँ पर तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और अरावली से पूर्व ये वाला भाग है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर अरब सागरीय वर्षा होती है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है पूर्व के। 50 सेंटीमीटर वर्षा या 500 मिमी वर्षा भी रेखा समरेखा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के संदर्भ में चट्टान, आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान बेसाल्ट है जो हड़ौती के पठार के अंदर मिलती है, और आंतरिक आग्नेय चट्टान है वो ग्रेनाइट धात्विक खनिज जो अरावली पर्वतमाला के अंदर मिलती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये आग्नेय चट्टानें दोस्तों, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पर मिलती है तो अरावली पर्वतमाला के अंदर मिलती है, और हाड़ौती के पठार के अंदर बेसाल्ट चट्टानें मिलती है जो बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं। सर कौन सी मृदा पाई जाती है? मृदा कौन सी है? पर्वतीय मृदा है, लाल मृदा इनसेप्टिसोल। मृदा कौन सी? पर्वतीय मृदा पाई जाती है जो लाल मृदा भी कहते हैं, और वैज्ञानिक नाम है इनसेप्टिसोल। मक्का के लिए उपयोगी मृदा है ये। यहाँ पर सर्वाधिक मक्का होता है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। खनिज धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं। वन और वन्य जीव अरावली उदयपुर आदिवासी जनजातियों की श्रेष्ठ आश्रय स्थली के नाम से भी जाना जाता है इसे। वालरा दोस्तों ग्रासीय जनजाति दोस्तों वालरा कृषि करती है जो सिरोही के अंदर है। यहाँ पर वालरा कृषि। डूंगरपुर के अंदर डामोर जनजाति निवास करती है जो वहाँ दज्जियक कृषि करती है, और भीलवाड़ा के अंदर चिमत जो जनजाति है वो रहती है, और सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर के अंदर रहती है, मीणा जयपुर के अंदर रहते हैं। ये भी आगे चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं है जनजाति वाले टॉपिक में। दोस्तों राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से दोस्तों। अब अरावली से कौन कौन सी नदियां निकलती है, कहां से निकलती है, कौन सी नदी किस तरफ निकलती है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका मोटिवेट भी हमें इस तरफ कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। दोस्तों हमारी टीम अभी लगी हुई है इस नए पैराग्राफ बनाने में दोस्तों। ये तो लिखे मैंने दोस्तों, इसमें ये मैप ऐड करना, कौन सा किस जगह ऐड करना, ये सारी चीज़ें दोस्तों टेक्निकल टीम कर रही है। अभी मेरे सामने ही लगी हुई है टीम, आपके लिए मेहनत कर रही है दोस्तों। फिर क्या करिए, अब हिंदी की क्लास आ रही है उसके लिए कंटेंट बना रही है, रीजनिंग की क्लास के लिए कंटेंट बनाया था, और जीके क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। उसमें कभी होती है कभी नहीं होती दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ये कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद ही इंडिया जीके वाली रेगुलर करेंगे, क्योंकि इंडिया जीके का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राजस्थान में अधिकांश नदी अरावली से निकलती है। अरावली कौन सी क्षेत्र है? ये अरावली का क्षेत्र हो जाएगा। अरावली का क्षेत्र तो ये है। सर इनसे कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी है वो अजमेर से निकलती है, कि लूनी नदी, लूनी नदी है वो अजमेर से निकलती है दोस्तों इस साइड, जो बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र है। रूपारेल नदी है जो यहां से निकलती है, अलवर से। सभी नदी अलवर से। कांतली नदी भी कहां से? जल्दी से बता दो रे दोस्तों, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। सीकर से और झुंझुनू की तरफ जाती है। मैनाल नदी है दोस्तों, ये भी अपने भीलवाड़ा से है। बनास नदी भी राजसमंद से होकर सवाईमाधोपुर जाती है। जाखम नदी उदयपुर से, साबरमती भी उदयपुर से निकलती है। इतनी नदियों का उद्गम दोस्तों अरावली से होता है। चलिए हम तीसरी स्लाइड ले लेते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अरावली पर्वत प्रदेश वर्गीकरण दोस्तों। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली दोस्तों हम नदियां पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों अरावली का वर्गीकरण कर दिया दोस्तों। कौन कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली हो गई, मध्य अरावली हो गई, और दक्षिणी अरावली हो गई। इनका भी वर्गीकरण पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए दोस्तों। हम सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम आप चिंता नहीं करना दोस्तों। आप घबराना मत कि सर क्या कर रहे हो, इतना सिलेबस कैसे बड़ा हो गया दोस्तों। बड़ा तो सरकार ने बनाया है या हमने दोस्तों, वो तो अब क्या करें, राजस्थान का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम नहीं हारेंगे दोस्तों। वर्गीकरण दोस्तों उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली दोस्तों।
अब सर कहाँ कहाँ पर उत्तरी अरावली हो जाएगी, मध्य अरावली हो जाएगी सर, हमें तो बता दो दोस्तों। दक्षिण अरावली तो ये हो जाएगी सिरोही वाला क्षेत्र, और यहाँ ये हो जाएगी दोस्तों अपना उत्तरी अरावली। मध्य अरावली जो बीच वाला क्षेत्र है ये। ऊंचाई में वृद्धि किस तरह पे, कमी किस तरह पे दोस्तों? ऊंचाई में वृद्धि इस साइड है, यानी जयपुर से सिरोही की ओर आएगा तो ऊंचाई बढ़ेगी, सिरोही से जयपुर की तरफ जाओगे ऊंचाई घटेगी। सर उत्तरी अरावली का कौन कौन चीजें पढ़नी है वर्गीकरण के अंदर? सबसे पहले उत्तरी अरावली पढ़ेंगे, इसका विस्तार, ऊंचाई, प्रमुख पहाड़ियां, प्रमुख चोटियां, प्रमुख दर्रे कौन से हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं हमारी टीम। चलिए, जो अपना उत्तरी अरावली है दोस्तों, ये मैंने इस साइड वाला क्षेत्र बताया था, इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, ये सारा का क्षेत्र आ जाएगा, ये जिले आ जाएंगे। उत्तरी अरावली का 4 जिलों के अंदर है दोस्तों विस्तार है। इसकी प्रमुख चोटियां भी, प्रमुख पहाड़ और चोटियां यहां पर दी हुई है। पाल खेत की पहाड़ियां दोस्तों जो अजमेर के अंदर है, सॉरी झुंझुनू, अजमेर तो दोस्तों इधर रहेगा, नाम आ रहा है अजमेर दोस्तों, फिर क्या करें अजमेर नाम आ रहा है। चलिए, झुंझुनू से दोस्तों आपकी पाल खेत की पहाड़ियां कहां पर है? झुंझुनू जो बबाई क्षेत्र के अंदर स्थित है। सीकर के अंदर दोस्तों रघुनाथगढ़ है, मालखेर, तोरावटी, हर्ष पर्वत, ये सारे के सारे आपके सीकर के अंदर है। रघुनाथगढ़ हो गया, मालखेत की पहाड़ी हो गई, तोरावटी पहाड़ी हो गई, हर्ष पर्वत हो गया, ये अपना सीकर। और जयपुर के अंदर जयगढ़ पर्वत है, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर के अंदर है, बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर के अंदर है। खो और बरवाड़ा भी यहाँ पर है, और नाहरगढ़ भी दोस्तों जयपुर के अंदर है। और अलवर के अंदर दोस्तों हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष का पर्वत तो सीकर के अंदर है, और हर्ष की पहाड़ियाँ हैं वो अलवर के अंदर है। भानगढ़ ये भी दोस्तों अलवर, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर, भरोच ये भी अलवर, बिलाली अलवर, ये सारा का क्षेत्र है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अलवर का, जयपुर का, सीकर का और झुंझुनू का दोस्तों। कन्फ्यूज हमेशा हर्षनाथ पर्वत और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। हर्ष पर्वत तो दोस्तों आपका जयपुर हो, सॉरी सीकर हो जाएगा, और हर्ष की पहाड़ियाँ अजमेर, सॉरी अलवर दोस्तों। चलिए, अब सर उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी दोस्तों? मुख्यतः ये आपको चोटी याद होनी चाहिए, जो टिक लगी हुई है ये चोटी आपको मुख्यतः याद होनी चाहिए। अगर आपको उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ पूछी जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले रघुनाथगढ़ जो सीकर के अंदर है, 1055 मीटर। ऊंचाई कितनी है रे बता दो? 1055 मीटर है। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। 2 नंबर पर आ गई खो जो जयपुर के अंदर है 920 मीटर। 3 नंबर पर है भरोच जो अलवर के अंदर है 792 किलोमीटर। बरवाड़ा जो जयपुर के अंदर है 786 मीटर। बबाई झुंझुनू के अंदर 780 मीटर। बिलाली अलवर के अंदर है 775 मीटर। बैराट जयपुर के अंदर 704 मीटर। सरिस्का अलवर 677 मीटर। भानगढ़ अलवर 649 मीटर। जयगढ़ जयपुर 648 मीटर। नाहरगढ़ जयपुर 599 मीटर। बालागढ़ अलवर जो 597 मीटर। यानी कुल मिला के उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां वो तो अपनी 12 चोटियां हैं। इनमें से 4 चोटियां आपको याद होनी चाहिए। एक तो रघुनाथगढ़ जिसका सीकर के अंदर है 1055 मीटर। 2 नंबर पर है खो जयपुर के अंदर 920। भरोच अलवर 792। बरवाड़ा याद कर लेना 786 और बबाई झुंझुनू ये 5 चोटियां जिसकी बबाई झुंझुनू 780 मीटर है। अगर उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई पूछी जाती है तो 450 मीटर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से दोस्तों। आज की क्लास के अंदर बस इतना ही करने वाले हैं। हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। हमारी कोशिश है कि दोस्तों प्रत्येक कंटेंट अपनी तरफ से बेस्ट दे सको। ठीक है, ये पूरा कंटेंट बना हुआ है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।